हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीएन बेसिक स्टडी में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट्स नंबर 2 करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रैक्टिस सेट संख्या 2 करने वाले हैं। वॉल्यूम 2 चल रहा है हम लोग का प्लेटफॉर्म का। ध्यान देंगे, टोटल आपको 20 प्रैक्टिस सेट इसमें दिया गया है। प्रैक्टिस सेट संख्या हम लोग 2 आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसके साथ ध्यान दीजिएगा, एक प्रैक्टिस सेट लगा दिया है हम लोगों ने, इसका प्लेलिस्ट बन गया है दोस्तों। जाइए रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। चलते चलते सीधे प्रश्न की ओर। प्रश्न की जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी अगर चैनल को विजिट करके नहीं आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे, अब हम लोग टेस्ट सीरीज 2 का प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का ये आपको प्रश्न संख्या 1 देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित में से किसने 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी की थी। ध्यान दीजिएगा, 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी किसने किया था। तो यहाँ पर आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, एक का एक हो जाएगा, ह्यूरोज ने। ठीक है, जो 1857 की क्रांति में आपको झांसी की रानी जो लड़ी थी, तो वो जाकर के हीरो से ही इनकी लड़ाई हुई थी। तो इन्होंने ही आपको इनकी किले की घेराबंदी की थी, हीरोज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर के, और साथ साथ इसे भी ध्यान रखेंगे, आपको 1885 में आपको ए ओ ह्यूम ने 1885 में ए ओ ह्यूम ने आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ध्यान देंगे ये। अगला प्रश्न है आपको, हाल ही में किसने 2023 यूएनएचसीआर नानसेन शरणार्थी पुरस्कार जीता है। तो ध्यान देंगे, आपको 2 का आपको देगा सही उत्तर सी हो जाएगा, अब्दुल्लाही मायर ने आपको हाल ही में 2023 यूएनएचसीआर नानसेन शरणार्थी पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 3 नंबर के, हाल ही में विधानसभा चुनाव में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री का सुमेलित क्रम क्या है। देखिएगा, अभी जो विधानसभा चुनाव में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री सुमेलित है, देखिएगा यहाँ पर 3 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा आपको, श्रीलाल दुहुमा। ये आपको मिजोरम के मुख्यमंत्री बने हैं। कहाँ के? मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? श्रीलाल दुहुमा। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 4 नंबर है कि बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ। बर्मा जो है आपको ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ, तो 4 का आपको सही उत्तर सी हो जाएगा, 1935 में अलग हुआ। साथ में इसे भी ध्यान देंगे दोस्तों कि ये आपको श्रीलाल दुहुमा जो है मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं, ये आपका सही है। लेकिन आपको देखिएगा, मोहन यादव ये आपको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, विष्णु देसाई आपको छत्तीसगढ़ के हैं, और अनुमूला रेवंत रेड्डी जो है ये आपको तेलंगाना के, कहाँ के हैं? तेलंगाना के। ध्यान रखेंगे, तेलंगाना के आपको ये मुख्यमंत्री हैं। तो ये आपको 4 का सी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 5 नंबर के, भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है, यानी कि सबसे कम स्थलीय सीमा कौन बांटता है भारत के साथ? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान या म्यांमार। तो 5 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा, म्यांमार। ठीक है, म्यांमार जो है कि आपको सबसे कम सीमा बांटता है। और साथ साथ इसे भी ध्यान रखें कि म्यांमार के सीमा से सटा देश कौन कौन सा है। तो इसका एक ट्रिक है दोस्तों, ममियाना। ठीक है, ममियाना। ठीक है, ममियाना। तो ये हो जाएगा, म से मणिपुर, मी से मिजोरम, आ से अरुणाचल प्रदेश, न से नागालैंड। इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। इस तरह से ये ट्रिक है। भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है तो म्यांमार है, और वहीं सबसे ज़्यादा जो पूछ देगा दोस्तों तो आपको बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, 4096 किलोमीटर का। ठीक है, 4096 किलोमीटर सबसे ज़्यादा आपको बांग्लादेश से सीमा बांटता है। इसे भी ध्यान में रखेंगे, आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 6 नंबर की, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं। तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं। तो 6 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, आपको 38वीं समानांतर रेखा। क्या हो जाएगा? 38वीं समानांतर रेखा जो है उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से मतलब अलग करता है। ठीक है, और वहीं आपको रेड क्लिफ पूछ देगा दोस्तों, तो ये आपको भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। 49वीं समानांतर रेखा आपको यूएसए और कनाडा के बीच है, अमेरिका और कनाडा के बीच है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 17वीं समानांतर रेखा आपको उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, ये आपको 17वीं समानांतर रेखा जो है ये आपको उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी से वियतनाम को अलग करता है। इसको ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 7 नंबर की, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो 7 का आपको ए हो जाएगा, शंघाई में है। कहाँ है? शंघाई में है, शंघाई चीन में। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना आपको कब हुई थी दोस्तों? इसको भी याद रखेंगे, 2014 में। कब हुई थी? 2014 में इसकी स्थापना हुई है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2014 में, 15 जुलाई 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपको 8 नंबर की, पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया।
पहला जनजातीय खेल महोत्सव का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया है? तो 8 का आपको ए हो जाएगा भुवनेश्वर। ठीक है, ये आपको उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, इसको ध्यान रखेंगे, भुवनेश्वर में हुआ है। अगला प्रश्न है आपको 9 नंबर की कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया। कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया है तो कौन से राज्य सरकार को किया गया है? तो 9 का सी हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार को किया गया है। 10 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के कार्यान्वयन के साथ वर्ष 2030 तक भारत की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता कम से कम कितना प्रति वर्ष तक के पहुंचने की संभावना है? तो 10 का आपको ए हो जाएगा दोस्तों, 5 MMT संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिएगा, मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? तो 11 का आपको सही उत्तर बी हो जाएगा, RK नारायण। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि RK नारायण मालगुडी डेज के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 12 नंबर की फिजी देश की राजधानी कौन सी है? फिजी देश की राजधानी कौन सी है? तो सुवा हो जाएगा आपको, 12 का 1 हो जाएगा सही आंसर आपको सुवा। फिजी देश की राजधानी क्या है? सुवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, दिनार किस देश की मुद्रा का नाम है? दिनार जो है आपको किस देश की मुद्रा का नाम है? तो दिनार हो जाएगा आपका 13 का सी हो जाएगा, इराक की मुद्रा का नाम आपको है। और चीन का वहीं आपको युआन हो जाता है। क्या हो जाता है? चीन की देश की मुद्रा का नाम युआन हो जाता है। और ईरान में क्या चलता है? ईरान में आपको रियाल चलता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। ईरान में क्या चलता है? तो रियाल। और जाकर के इसके बाद इंडोनेशिया दे रहा है, तो इंडोनेशिया में क्या चलता है? तो रुपया चलता है। इंडोनेशिया में क्या चलता है? तो रुपया चलता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 14 नंबर प्रश्न है कि साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई हैं? साइना नेहवाल ये आपको बैडमिंटन खेल से जुड़ी हुई हैं, सभी लोग आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 15 नंबर की दिल्ली के राजपथ का नया नाम क्या हो गया है? ध्यान देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट और चर्चित प्रश्न ये हो जाएगा आपको लोगों के लिए कि 15 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये आपको कर्तव्य पथ। क्या है? 15 का आपको सही उत्तर बी हो जाएगा दोस्तों, कर्तव्य पथ। दिल्ली के जो राजपथ है आपको वहाँ उसका नाम आपको नया कर्तव्य पथ रख दिया गया है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिएगा, यहाँ पर आपको प्रश्न मैथ का है, तो मैथ और रीजनिंग के लिए मैं PDF आप लोग को प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। 31 नंबर प्रश्न है कि 20वें एशियाई खेल 2026 में कहाँ आयोजित होने वाले हैं? 20वां एशियाई खेल जो है 2026 में कहाँ आयोजित होने वाला है? तो 31 का आपको डी हो जाएगा दोस्तों, जापान में। कहाँ होने वाला है? जापान में आयोजित होने वाला है। ध्यान देंगे कि 31 एशियाई खेल की शुरुआत कब हुई थी? तो 1951 में हुई थी अपने भारत नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में आपको यहाँ से शुरुआत हुई थी 1951 में, प्रथम एशियाई खेल की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 32 नंबर की मार्स रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय बन गए हैं, तो कौन बन गए हैं? तो 32 का आपको सही उत्तर ए हो जाएगा आपको, अक्षता कृष्णमूर्ति। ठीक है, अक्षता कृष्णमूर्ति मार्स रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, भारत का 84वां ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ध्यान देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा कि 84वां आपको ग्रैंड मास्टर जो बने हैं ये आपको रमेश बाबू बने हैं। ठीक है, आपको अनमोल रमेश बाबू, इसको ध्यान में रखेंगे, अच्छी प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 34 नंबर की, भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? ध्यान देंगे कि देखिएगा, आपको पूछ रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय है जो कि आपको यह अपना पटना विश्वविद्यालय है, पटना में स्थित है। इसकी स्थापना 1917 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1917 में हुई थी। आपको 34 का सही उत्तर डी हो जाएगा दोस्तों। और इसके साथ साथ एक चीज़ और याद रखेंगे कि आपको पटना उच्च न्यायालय, पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में, इसके 1 साल पहले हुआ था, इसे भी ध्यान में रखेंगे, पटना हाई कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको काफ़ी चर्चित प्रश्न है, ये आपको 21 जून को मनाया जाता है। 35 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, साथ साथ इसे भी याद रखेंगे, 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो विश्व वानिकी दिवस, यानी कि वन दिवस, इसे भी ध्यान में रखेंगे। अच्छी प्रश्न है ये, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। और 21 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस, 21 मई को क्या मनाया जाता है? आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 36 नंबर के जालियांवाला बाग कहाँ पर है। जालियांवाला बाग कहाँ पर आपको ये स्थित है, लुधियाना, रोहतक, अमृतसर या दिल्ली। तो 36 का आपको देखिएगा सी हो जाएगा आपको अमृतसर में। ठीक है, ये आपको जालियांवाला बाग जो है आपको जल्ली नामक व्यक्ति का ये आपको संपत्ति था, जल्ली नामक व्यक्ति का एक संपत्ति था, उसी के नाम पर आपको जालियांवाला बाग उसका नाम है और ये अमृतसर में है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 37 नंबर की कुचिपुड़ी किस प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो देखिएगा कुचिपुड़ी इसको आपको आंध्र प्रदेश से, कच्चा पुड़ी कहाँ मिलता है, आंध्र प्रदेश। इस तरह से इसको याद रखेंगे कि कच्चा पुड़ी आंध्र प्रदेश में मिलता है। 37 का आपको सही उत्तर आपको सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 38 नंबर की जल्लीकट्टू साँड़ों की लड़ाई किस राज्य में आपको फेमस है, संबंधित है। तो जल्लीकट्टू जो साँड़ों की जो लड़ाई होती है आपको, ये 38 का आपको सही उत्तर डी हो जाएगा, ये तमिलनाडु का है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपको मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं। तो 39 का देखिएगा, ध्यान देंगे दोस्तों, सही उत्तर आपको सी हो जाएगा, आइसोबाथ। ठीक है, समान गहराई को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं, आइसोबाथ कहते हैं, या इस तरह से याद रखेंगे। और भी इसमें आपको आता है जैसे कि आइसोहाइट से समान वर्षा वाली वस्तु का, समान वर्षा वाली लाइन को मिलाने वाली रेखा को कह देंगे तो आइसोहाइट कहते हैं। इस तरह से इसको ये सब याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40 नंबर प्रश्न है कि यह एक ठंडी और शुष्क वायु है। देखिएगा, ध्यान देंगे, यह एक ठंडी और शुष्क वायु है। तो देखिएगा, हरिकेन, टॉर्नेडो, बोरा या साइक्लोन। ये कि 40 का सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बोरा एक ठंडी एवं शुष्क वायु है। अदरवाइज आपको देखेंगे हरिकेन देखेंगे या टॉर्नेडो या साइक्लोन, ये एक चक्रवात का नाम है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न 41 नंबर की उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति खालिस्तान के महीने में होती है। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में आपको ग्रीष्मकालीन संक्रांति कौन से महीने में होती है। तो 41 का आपको ए हो जाएगा, जून महीने में होती है। कौन से महीने में, जून महीने में होती है। अगला प्रश्न है आपको 42 नंबर की दिल्ली सल्तनत में तबाकत ए नासिरी की रचना किसने की थी। तबाकत ए नासिरी की रचना दिल्ली सल्तनत काल में पूछ रहा है कि किसने किया था। तो आपको 42 का आपको सही उत्तर ए हो जाएगा, मिनहाज उल सिराज ने किया था तबाकत ए नासिरी का रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 43 नंबर की अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया था। देखिएगा, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय का ही दूसरा नाम है। ठीक है, इनको निकाल करके कहाँ भेज दिया था। तो 43 का आपको देखिएगा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 43 का यहाँ पर रंगून हो जाएगा। ठीक है, रंगून भेज दिया था इनको। अगला प्रश्न है 44 नंबर के भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था, जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया। भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था, जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था। तो 44 का आपको सही उत्तर बी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 1904 में। कब, 1904 में। ध्यान रखेंगे 1905 का भी, 1905 में आपको बंगाल विभाजन हुआ था, ये आपको फेमस डेट है, इसे भी साथ में ध्यान रखेंगे। और सूरत अधिवेशन जो हुआ था 1907 में हुआ था, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 45 नंबर की प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेखले की रचना किसने की। एक आपको प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है जिसका नाम है आपको मणिमेखले, इसकी रचना किसने की। तो 45 का आपको सही उत्तर सी हो जाएगा दोस्तों, सत्यनार ने। ठीक है, सत्यनार आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर। 61 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है। ठीक है, ये किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है। 61 का आपको सही उत्तर सी हो जाएगा, आपको स्वामी विवेकानंद का ये कथन था। किसका कथन है ये, स्वामी विवेकानंद का है। और इन्हीं के जन्मदिन पर हम लोग साथ साथ इसे भी याद रखेंगे कि इन्हीं के जन्मदिन पर हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं आपको। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है कब, 12 जनवरी को। कब, 12 जनवरी को, इसे भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 62 नंबर के सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। देखिएगा, प्याज उत्पादन सबसे ज़्यादा करने वाला राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश से। तो 62 का आपको देखिएगा, इसलिए आपको सी हो जाएगा, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्याज का उत्पादन होता है। वहीं आपको चावल हो जाएगा, तो देखिएगा चावल आपको उत्तर प्रदेश हो जाएगा, चावल या गेहूँ। और प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गेहूँ पूछ देगा तो पंजाब हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है
तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, कि पश्चिम बंगाल में चावल आपको पश्चिम बंगाल में है, आपको गेहूँ पूछ देगा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 63 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है। सबसे बड़ी कृत्रिम पूछ रहा है, ताजे पानी की झील आपको भारत में कौन सी है। नैनीताल झील, शिवाजी सागर झील, कोडई झील या कोलेरू झील। तो 63 का आपको सही उत्तर बी हो जाएगा दोस्तों, शिवाजी सागर झील। ठीक है ना, सबसे भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे की पानी झील कौन सी है, तो शिवाजी सागर झील, ये जो आपको कृत्रिम पानी की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 64 नंबर के, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे दोस्तों, तो 64 का आपको सही उत्तर हो जाएगा ए, जीवी मावलंकर। यानी कि इस लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है, जीवी मावलंकर। इनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। और यहीं पर आपको पूछ देगा कि प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे लोकसभा के, तो एम अनंत शयनम अयंगर थे, ये सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देंगे, आपको 65 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है। किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद जिसको बोला जाता है वो आपको नहीं है के बारे में पूछ रहा है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या बिहार। तो देखिएगा यहाँ पर आपको सही उत्तर हो जाएगा आपको 65 का, यहाँ पर 65 का आपको सही उत्तर यहाँ पर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में आपको विधान परिषद विद्यमान नहीं है, यानी कि ऊपरी सदन यहाँ नहीं है, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। अदरवाइज आपको पूछा जाए, देखा जाए तो आपको महाराष्ट्र हो जाए, महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में भी है और बिहार में भी है यहाँ पर। ठीक है, तो टोटल आपको 6 राज्य में आपको विद्यमान है, ये क्या कहा जाता है, विधान परिषद। टोटल 6 राज्य में आपको विद्यमान है विधान परिषद। तो कौन कौन सा 6 राज्य है उसको भी मैं आपको यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ, कौन कौन से 6 राज्य में है। तो देखिएगा, पहला आपको एपी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, आंध्र प्रदेश आप लोग लिखते जाइएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा पहला। दूसरा हो जाएगा आपको के, कर्नाटक हो जाएगा। फिर उसके बाद हो जाएगा तेलंगाना, हो जाएगा टी से तेलंगाना। फिर उसके बाद हो जाएगा बिहार, अपना आ जाएगा बिहार। ठीक है, बिहार हो जाएगा। फिर उसके बाद हो जाएगा महाराष्ट्र, एमएच। ठीक है, महाराष्ट्र हो जाएगा। फिर जाकर के हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कहाँ हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक है, ये 6 राज्य में जो है ना, ये आपको विद्यमान है, विधान परिषद विद्यमान है, दिया है। अदरवाइज आपको पश्चिम बंगाल में नहीं है। 66 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 40 सीटें हैं। और राज्यसभा की कितनी सीटें आपको बिहार में विद्यमान है, आपको मौजूद है। तो देखिएगा, राज्यसभा की पूछ रहा है, तो राज्यसभा का टोटल हो जाता है दोस्तों यहाँ पर 66 का आपको डी हो जाएगा दोस्तों, 16। राज्यसभा में कितना सीट है, 16। लोकसभा आपको 40 सीट है अपने बिहार में। वहीं आपको पूछ देगा, अगर विधानसभा में पूछ देगा दोस्तों, विधानसभा। ठीक है, विधानसभा पूछ देगा, विधानसभा में आपको 243 है। कितना है, 243 है। और विधान परिषद पूछ देगा, तो विधान परिषद में आपको कितना है, तो इसमें आपको है जा करके 75 सीट। इसे भी आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आपको पूछा जाता है। ठीक है, और वहीं आपको पूछ देगा कि विधानसभा में सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में सीट है, तो यूपी में है दोस्तों। आपको कितना, 403। कितना, 403 है, इसे भी ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश में 67 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश के संविधान का है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति जो लिया गया है, ये स्रोत जो है कि किस देश के संविधान का है, तो 67 का आपको सी हो जाएगा दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से ये लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। शिमला समझौते पर आपको हस्ताक्षर जो किए थे, तो कौन 2 देश के बीच किया गया था, तो 68 का आपको देखिएगा यहाँ पर आपको शिमला समझौता है, आपको सी हो जाएगा 68 का, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है, शिमला समझौता हुआ था कब दोस्तों, तो 2 जुलाई 1972 को हुआ था। 2 जुलाई 1972 को हुआ था। इसे भी डेट भी याद रखेंगे, साथ साथ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 69 नंबर के, चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन था। चीनी साम्यवादी का गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, माओ से तुंग। कौन हो जाएगा, माओ से तुंग। अगला प्रश्न है आपको, कंबोडिया की राजधानी का नाम क्या है। कंबोडिया की राजधानी का नाम क्या है, तो 70 का आपको बी हो जाएगा, नोम पेन। ठीक है, कंबोडिया की राजधानी का नाम क्या है, नोम पेन। 71 नंबर प्रश्न की, खासी भाषा किसमें सम्मिलित है। खासी भाषा किसमें सम्मिलित है, 71 का बी हो जाएगा दोस्तों, ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकुल की मोनखामेर शाखा। ठीक है, ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकुल की मोनखामेर शाखा में आपको खासी भाषा जो है कि सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 72 नंबर के, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था
पंचायती राज व्यवस्था 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा उस राज्य के प्रस्तावित किया गया जिसकी जनसंख्या निम्नलिखित में कम नहीं थी। तो ध्यान देगा आपको 72 का आपको राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, आपको 20 लाख है। 73 नंबर प्रश्न है कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों यानी कि सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 की डी में किया गया है, तो ये आपको तो कथन सही है। यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा, ये आपको गलत है। तो एक आपको केवल ए हो जाएगा, आपको ये राइट आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 74 नंबर की बिहार में चल रहे प्रमुख सामाजिक कल्याण योजनाओं में दिए गए राशि में कौन सुमेलित है। यहाँ पर ध्यान देंगे कौन सुमेलित है, यहाँ पर पूछ रहा है सही, यानी कि 3 गलत 1 सही होगा। ठीक है, तो बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना में ये आपको गलत है। ठीक है, कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना में 3500 यहाँ पर लिख रहा है, 3500 नहीं, यहाँ पर 3000 हो जाएगा। ये आपको 3000 इसमें चल रहा है टोटल, और कबीर अंत्येष्टि में। ठीक है, मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना में आपको 25 नहीं, आपको 20,000 चल रहा है। ठीक है, 20,000, ये भी आपको गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत। बिहार शताब्दी एड्स कल्याण योजना में 1500, ये आपका सही है, इसमें इतना ही मिलता है, तो डी आपको राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 75 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है, एक नोडल संस्था है। तो 75 का आपका देखिएगा यहाँ पर आपको सही उत्तर सी हो जाएगा दोस्तों, नीति आयोग। नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म आप लोग यहाँ पर जानेंगे कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 में हुआ था। और ध्यान रखेंगे वहीं योजना आयोग का ही नाम चेंज करके नीति आयोग रखा गया है। योजना आयोग 1950 में आया था, इसे भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, वित्त आयोग। 91 नंबर प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज की समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? कौन सी पंचवर्षीय योजना में उसके अंतर्गत जो है आपको समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? तो 91 का आपको देखिएगा, आपको बी हो जाएगा दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ये लिया गया था संकल्प। ठीक है, इसका आपको कार्यकाल आपको देख लीजिएगा 1956 से। ठीक है, 1956 से 61 तक चला था। ठीक है, ये आपको इसके साथ साथ एक और पॉइंट नोट करते चलिएगा कि आपको यह योजना जो है आपको पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। किसके? पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। और यह जो है इसमें आपको ये इसका उद्देश्य क्या था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का इसका उद्देश्य था औद्योगिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ करना। ठीक है, ये आपको मेन उद्देश्य था, इसको ध्यान में रखेंगे। वहीं आपको प्रथम पंचवर्षीय योजना आपको 1951 से 56 चला था, इसे भी ध्यान रखेंगे। और ये 61 से 66 चला था, ध्यान में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 92 नंबर की भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय सूचीबद्ध नहीं है? कौन सा विषय सूचीबद्ध नहीं है, यहाँ पर ध्यान देंगे। इस तरह का प्रश्न देखिएगा आपको, तो 92 का आपको सही उत्तर बी हो जाएगा दोस्तों, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता जो है कि ये 7वीं अनुसूची में संघ सूची में आपको विषय सूचीबद्ध में आपको नहीं है। अदरवाइज आपको रेलवे, बीमा, निगम कर, ये तीनों है, लेकिन ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 93 नंबर कि ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता है? ग्राम पंचायत कौन सा जो टैक्स है आपको नहीं लगा सकता है? तो 93 का ए हो जाएगा दोस्तों, कृषि कर। ठीक है, कृषि कर जो है ये ग्राम पंचायत नहीं लगा सकता है। ठीक है, ग्राम पंचायत सिर्फ जल कर, स्वच्छता कर और प्रकाश शुल्क ये सब पर लगा सकता है। साथ साथ इसे भी ध्यान रखेंगे ग्राम पंचायत कौन से अनुच्छेद में आपको विद्यमान है? तो अनुच्छेद 40 हो जाता है ग्राम पंचायत के लिए, इसे भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 94 नंबर के घरेलू शेयर बाजारों में BSE के शेयर सूचकांक को सेंसेक्स कहा जाता है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक को क्या कहा जाता है? ध्यान देंगे, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक को क्या कहा जाता है? यहाँ पर कह रहा है कि घरेलू शेयर बाजारों में BSE के शेयर सूचकांक को सेंसेक्स कहा जाता है। तो 94 का आपको देखिएगा बी हो जाएगा दोस्तों, निफ्टी। ठीक है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक को निफ्टी कहा जाता है। 95 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है? 95 का आपको सही उत्तर बी हो जाएगा, लकड़वाला समिति। ठीक है, लकड़वाला समिति आपको ये कब आया था? तो 1989 में, 1989 में। ठीक है, 1989 में आया था आपको, इसको ये आपको ध्यान में रखेंगे। उसी समय आपको गरीबी रेखा का आकलन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 96 नंबर की CaCO3 रिएक्टेड बाय CaCO+ CO2 उपरोक्त अभिक्रिया को साम्यावस्था
पर बंद पात्र में करने वाले पर CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को डालने पर CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की साम्य सांद्रता पर क्या परिवर्तन आएगा। तो देखिएगा 96 का आपको राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 97 नंबर, यहाँ पर देखिएगा, किसी उत्तल लेंस में दर्शाए अनुसार आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्न आरेखों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर आपको 97 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ध्यान देंगे तो इसका चित्र देखेंगे। ठीक है, इस तरह का ये चित्र है, कौन सा होगा, A B C या व D। ये वाला आपका D है, देखिए। ठीक है, ये आपका D है यहाँ पर। तो सही उत्तर हो जाएगा 97 का A हो जाएगा। ठीक है, ये आपको राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर के, अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध क्या थे। अल्बर्ट आइंस्टीन क्या थे। 98 का सी हो जाएगा आपको, भौतिक शास्त्री थे। क्या थे अल्बर्ट आइंस्टीन, भौतिक शास्त्री थे। अगला प्रश्न है आपको 99 नंबर की, गंगा नदी में BOD सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, तो इसका आपको कहाँ। 99 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, D हो जाएगा। यहाँ पर पटना एवं उलुवेरिया के मध्य, पटना एवं उलुवेरिया के मध्य जो है कि गंगा नदी में BOD सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। यहाँ पर हम लोग BOD का मतलब समझेंगे कि BOD का आपको मतलब क्या होता है। तो BOD का मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका मतलब ये है कि दोस्तों BOD का मात्रा बढ़ने पर जो कि जल जो है ना कि प्रदूषित होता है। BOD की मात्रा अगर बढ़ जाएगी जल में तो जल जो है कि दूषित हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। और BOD की मात्रा कम होने पर जल जो है कि साफ होता है, क्लियर, ठीक है, सही होता है। तो सबसे ज़्यादा आपको BOD की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है गंगा नदी में, कहाँ पर, तो पटना एवं उलुवेरिया के मध्य पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 100 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत की पहचान करना है इसमें से। तो देखिएगा, हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके ऑप्शन। ठीक है, 100 नंबर कहता है कि ओ रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति के रुधिर में प्रति A और प्रति B प्रतिरक्षा होती है। ये आपको सही है। ठीक है, गलत के बारे में पहचान करना है। B रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति A रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को रुधिर नहीं दे सकता है, ये भी आपका सही है। ठीक है, रुधिर वर्ग का निर्धारण व्यक्ति के रुधिर में विद्यमान प्रतिरक्षियों के आधार पर किया जाता है, तो ये आपको ये गलत हो जाएगा। तो सही नहीं है के बारे में देखिएगा, यहाँ पर गलत की पहचान करना है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो सी आपको 100 का सी ही राइट आंसर हो जाएगा। ए भी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति सर्वदाता होता है, तो सही होता है आपको सर्वदाता। ए भी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति सर्वदाता होता है, सर्व आदाता होता है। देखिएगा, सर्व आदाता यहाँ पर कह रहा है, तो यानी कि एक्सेप्टर बोल रहा है, और वो जो होता है वो आपको डोनर होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो सी आपको यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 100 का। 101 नंबर प्रश्न की, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिन्हें क्या कहते हैं। प्रकाश जो है कि छोटे छोटे कण से मिलकर के बना है, इसका आपको सी हो जाएगा, आपको कणिका कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, कणिका कहते हैं। इसको फोटोन भी कहा जाता है, इंग्लिश में फोटोन। आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें हम लोग फोटोन कहते हैं। ठीक है, उसी को आपको कणिका कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। वहाँ पर आपको ध्यान रखेंगे, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। पॉजिट्रॉन की खोज आपको एंडरसन ने किया था 1932 में, इसको भी ध्यान रखेंगे। न्यूट्रॉन का खोज आपको चैडविक ने किया था 1932 में, इसका भी। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे, चैडविक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, परमाणु का खोज जॉन डाल्टन ने किया था। परमाणु सिद्धांत का जॉन डाल्टन, माफ कीजिएगा, परमाणु सिद्धांत का जॉन डाल्टन, परमाणु का खोज रदरफोर्ड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 नंबर है यहाँ पर कि टॉर्चों, सर्च लाइटों तथा वाहनों की हेडलाइटों में बल्ब कहाँ लगा होता है। ध्यान देंगे, टॉर्च जो होता है आपको, सर्च लाइट और वाहनों की हेडलाइट में बल्ब कहाँ लगा होता है। 102 का आपको बी हो जाएगा दोस्तों, परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट, परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट पर लगा होता है ये बल्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 103 नंबर के, ग्लिसरॉल का IUPAC नाम क्या है। देखिएगा, ग्लिसरॉल का IUPAC नाम आपको क्या होता है। तो 103 का आपको सही उत्तर बी हो जाएगा, आपको प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल। ठीक है, ये आपको ग्लिसरॉल का IUPAC नाम है, इसको ध्यान में रखेंगे अच्छे से। अगला प्रश्न 104 नंबर की, प्रत्येक ALU का एक समय में कितने बिट डाटा को डिकोड करती है। प्रत्येक ALU एक समय में कितने बिट डाटा को डिकोड करती है। 104 का
104 का आपको सही उत्तर बी हो जाएगा दोस्तों, 32 बिट को। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसे भी ध्यान में रखेंगे। तो 32 बिट का होता है, आपको राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपको 105 नंबर की। ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक क्रिश्चियन डॉपलर द्वारा डॉपलर प्रभाव की खोज, किसकी खोज, डॉपलर प्रभाव की खोज किस वर्ष में की गई थी, जो एक पर्यवेक्षक के संदर्भ में एक गतिमान स्रोत द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की ध्वनि या प्रकाश तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन का वर्णन करता है। तो 105 का आपको सही उत्तर ए हो जाएगा। 1842 में खोज की गई थी, डॉपलर इफेक्ट की खोज की गई थी। ऑस्ट्रेलियाई, देखिएगा ऑस्ट्रेलियाई नहीं ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक है ये, आपको क्रिश्चियन डॉपलर प्रभाव की जो खोज की थी 1842 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 नंबर के उस वे ना, देखिएगा यहाँ पे रीजनिंग है, रीजनिंग के लिए आप लोग पीडीएफ दे दूंगा, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। 121 नंबर प्रश्न है कि डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन कोशा चक्र की किस प्रावस्था में बनते हैं। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन कोशा चक्र की कोशा चक्र जो है किस प्रावस्था में बनते हैं। 121 का आपको सी हो जाएगा, एस स्टेज में बनते हैं। ध्यान देंगे आपको जीवन स्टेज यहाँ पर क्या होता है, तो जीवन स्टेज जो होता है इसमें हमको आरएनए तथा आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण होता है। आरएनए तथा आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण होता है जीवन स्टेज में। G2 स्टेज में क्या होता है, तो G2 स्टेज में आपको इसमें विभाजन की तैयारी होती है, ठीक है। एम स्टेज में क्या होता है, एम स्टेज में इसमें इस अवस्था में कोशिका का विभाजन होता है, एम स्टेज में कोशिका का विभाजन होता है। और डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन कोशा चक्र जो होता है वो एस स्टेज में बनता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 122 नंबर की सही कथन की पहचान कीजिए। यहाँ पर आपको सही कथन की पहचान करना है। देखिएगा 122 का ये सी हो जाएगा आपको, तार का प्रतिरोध तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 123 नंबर, यहाँ पर आपको देखिएगा रीजनिंग दिया है, रीजनिंग नहीं है यहाँ पर, देखिएगा जीके जैसी है। निम्नलिखित गैसों और उनके सूत्रों का मिलान करें। यहाँ पर देखिएगा आपको मिलान करना है, तो यहाँ पर आपको सही उत्तर देखिए हो जाएगा मीथेन। मीथेन का आपको सही सूत्र क्या हो जाता है, मीथेन का सही सूत्र हो जाएगा आपको 123 का, देखिएगा मीथेन का CH4 होता है, सही है ये आपको पहला वाला। एथेन का क्या होता है, एथेन का आपको C2H6 होता है, C2H6 होता है एथेन का। प्रोपेन का क्या होता है, तो प्रोपेन का C3H8, प्रोपेन का C3H8 होता है। और वहीं आपको ब्यूटेन का C3H10 आपको ब्यूटेन का होता है। तो इस तरह से, तो इसको आपको क्या है, देखिएगा एक आपको 1 किस में है, एक 1 आपको 2 ठो में मिल रहा है, C और D दोनों में है, ठीक है, C और D दोनों में है। तो आपको 123 का आपको सही उत्तर देखिए डी हो जाएगा, राइट आंसर। अगला प्रश्न 124 नंबर के, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है। देखिएगा बच्चों में सूखा रोग जो होता है ना, जिसको रिकेट्स कहते हैं, रिकेट्स, तो ये विटामिन डी की कमी से होता है। किसमें, विटामिन डी की कमी से होता है। और ध्यान रखेंगे कि विटामिन डी की कमी से वयस्कों में जो एक बीमारी होती है उसको ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन ए का आपको रासायनिक नाम आपको रेटिनॉल है, इसको भी ध्यान रखेंगे। ई का आपको टेकोफेरॉल, सी का आपको एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा धातु हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय है। कौन सा धातु क्षारीय है, तो 125 का आपको सही उत्तर ए हो जाएगा दोस्तों, MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है, MgOH का होल ट्वाइस यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 126 नंबर के, निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा समूह धात्विक गुणों के बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है। देखिए आपको बढ़ते हुए क्रम में बोल रहा है कि लिखा हुआ है कौन सा है, तो 126 का आपको सही उत्तर ए हो जाएगा आपको BeMgCa, ठीक है, बेरिलियम मैग्नीशियम और कैल्शियम, ठीक है, सॉरी बेरियम मैग्नीशियम और कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 127 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर आपको कौन सा कथन गलत हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, तो 127 का आपको देखिएगा सही उत्तर यहाँ पर डी हो जाएगा यहाँ पर, कि कैश मेमोरी डाटा को अस्थायी रूप से उपयोग करने के लिए संग्रह करता है। कैश मेमोरी डाटा को अस्थायी रूप से उपयोग करने के लिए संग्रह करता है, ये आपको गलत है, तो गलत की ही पहचान करना है, डी राइट आंसर हो जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 128 नंबर की, पहला नाम मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन सा है। मानव निर्मित पहला संश्लेषित रेशा कौन सा है, तो 128 का सही उत्तर बी हो जाएगा दोस्तों, नाइलॉन, ठीक है, नाइलॉन हो जाएगा। 129 नंबर प्रश्न है कि मुक्त पतन उदाहरण है। मुक्त पतन उदाहरण है, तो 129 का आपको सही उत्तर डी हो जाएगा, एक समान त्वरण वाली गति। एक समान त्वरण वाली गति मुक्त पतन का उदाहरण है। 130 नंबर प्रश्न है कि प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारक होते हैं। प्रोटोजोआ जो है आपको किस रोग का रोग कारक होता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, मलेरिया, ठीक है। मलेरिया जो है आपको ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। यहाँ पर पोलियो जैसे कि आपको ये वायरस से होता है, ठीक है।
और साथ साथ इसे भी, इस पॉइंट को भी नोट करेंगे दोस्तों कि मलेरिया जो है आपको, मलेरिया जो प्रोटोजोआ के कारण जो होता है, तो इसका जो है आपको, इसमें मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की जो खोज की थी, तो लेवरन ने किया था। किसने किया था? लेवरन ने किया था। और एक और चीज़ इसमें कि मलेरिया परजीवी के द्वारा मलेरिया होने की जो पुष्टि किया और बताया कि मच्छर इसका वाहक है, इसकी खोज किसने की? तो 1887 में रोनाल्ड रॉस ने किया था। किसने किया था? रोनाल्ड रॉस ने। इसको ध्यान रखेंगे, रोनाल्ड रॉस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 131 नंबर के, निम्नलिखित में से किस प्रशीतक का उपयोग आजकल नहीं होता है? किस प्रशीतक का उपयोग आजकल नहीं होता है? तो 131 का सी हो जाएगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2 इसका उपयोग नहीं होता है आजकल। अगला प्रश्न है आपको 132 नंबर की, किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? तो 132 का आपको 132 का सही उत्तर ए हो जाएगा, एस तरंग। ठीक है, एस तरंग जो होता है ना, ये भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल नहीं होता है एस तरंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 नंबर की, रक्त में खाली स्थान नामक कौन सा एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं RBC, श्वेत रक्त कणिकाएं WBC और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं? तो 133 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 133 का हो जाएगा बी। ठीक है, प्लाज्मा उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त में प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा एक तरल मैट्रिक्स होता है इसमें, जिसमें लाल रक्त कणिकाएं RBC, WBC और प्लेटलेट से तैरते रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 134 नंबर के, 134 नंबर प्रश्न है कि इंद्रधनुष एक प्राकृतिक परिघटना है जो किसको दर्शाती है? तो प्राकृतिक परिघटना है इंद्रधनुष, जो किसको दर्शाती है? तो 134 का यहाँ पर डी हो जाएगा, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को दर्शाती है। ये किसको? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को दर्शाती है। 135 नंबर प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि शरीर की भंगिका और संतुलन का नियंत्रण होता है। शरीर की भंगिका और संतुलन का नियंत्रण होता है, तो 135 का सही उत्तर बी हो जाएगा दोस्तों, अनुमस्तिष्क से होता है। तो दोस्तों आई होप कि आज का सेशन अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।